नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे। हम लोग इसमें इंडियन पॉलिटी के कंटेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था में आने वाले जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। और इन तथ्यों को इन फैक्ट्स को हम पॉइंट वाइज ले रहे हैं और चैप्टर वाइज ले रहे हैं। और हम कोशिश भी करेंगे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ में मिलती रहे। तो इस संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये कथन किसका है कि भारतीय संविधान लचीले और कठोर के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। ये कथन है केसी हुएर साहब का। केसी हुएर साहब ने यह कहा था कि भारत का जो संविधान है ये कई मामलों में काफी कठोर है। यानी जैसे कि संविधान संशोधन है, महत्वपूर्ण प्रावधानों में संविधान का संशोधन करना आसान है, लेकिन कुछ मामलों में ये थोड़ा कठोर है और कुछ मामलों में बहुत कठोर है। यानी कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनको सामान्य बहुमत से कर सकते हैं, कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनको आप 2/3 बहुमत से कर सकते हैं और कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनको आप विशेष बहुमत से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कुछ मामलों में कठोर है और कुछ मामलों में क्या है, सॉफ्ट है। जब आपको अधिकार देने की बात करता है तब वो सॉफ्ट है, लेकिन जब वो आपको कर्तव्यों की याद दिलाता है तो वहीं पर थोड़ा सा कठोर भी हो जाता है। ये स्टेटमेंट है केसी हुएर साहब का। अगला कहता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो भारत की संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। डॉक्टर डी बसु, डॉक्टर सुभाष कश्यप का ये दोनों का ये मानना था संविधान की समीक्षा के तौर पर कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, भारतीय संविधान जो है वो प्रकृति में संघीय है लेकिन भावना में क्या है, एकात्मक। अब संघात्मक व्यवस्था क्या है और एकात्मक व्यवस्था क्या है? देखिए, आपका अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह है कि भारत को आपको विभिन्न राज्यों के समूह के तौर पर, संघ के तौर पर मानना पड़ेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ द स्टेट। ये जो यूनियन वर्ड आया, ये यूनियन शब्द जो है ये डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से आया। एक्चुअली पहले यहां पर इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ द स्टेट, यानी जो है यूनियन के स्थान पर फेडरेशन शब्द के इस्तेमाल की बात की जा रही थी, पर डॉक्टर अंबेडकर ने यहां पर सुझाव दिया कि हम फेडरेशन वर्ड के जगह पर यूनियन वर्ड यूज करें। ठीक है, तो फिलहाल ये यूनियन वर्ड आया। लेकिन संघ का मतलब है कि जिसमें राज्यों की अपनी अधिकारिता हो और संघ की और केंद्र की अपनी अधिकारिता हो। ऐसी व्यवस्था को लेकर के, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत रहते हुए या संघीय सरकार के अंतर्गत रहते हुए जो राज्य हैं उनको पर्याप्त स्वायत्तता मिले, लेकिन उनकी स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमिटी, स्वतंत्रता में ना परिवर्तित हो जाए, इंडिपेंडेंसी में ना परिवर्तित हो जाए, इसको रोकने के लिए क्या किया गया, व्यवस्था बनाई गई है। और इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। इसमें संघ को पर्याप्त अधिकार और राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार हो। लेकिन जिस प्रकार से किसी देश की प्रकृति होती है, जैसे कि भारत की विशेष परिस्थिति, उस आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि प्रांतों को यानी राज्यों को कितना अधिकार होगा। तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए हमने कुछ ऐसे मामले, जैसे कि अगर केंद्र सूची के महत्वपूर्ण विषयों की बात करें तो जैसे रक्षा मामले, विदेश मामले या संचार मामले, इन पर पूरी तरह से अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है, संघ सरकार को है। इसमें राज्यों को कहीं भी कोई अधिकार नहीं दिया गया है। या जैसे संविधान में संशोधन करने का अधिकार, या जैसे नागरिकता से संबंधित अधिकार, तो ये सब अधिकार इसलिए संघ को दिए गए, केंद्र को दिए गए, क्योंकि इन पे राज्यों की राय से समस्या हो सकती है। और इसी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए ही अब चूंकि इस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रावधान किए गए, तो ऐसे में हम उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, एकात्मक व्यवस्था। क्या बोलते हैं, एकात्मक व्यवस्था इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकात्मक व्यवस्था इसको हम बोलते हैं। लेकिन
भाई जब साफ साफ अनुच्छेद आपका कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है तो आपको मानना चाहिए राज्यों का संघ है, लेकिन संघ होते हुए भी इसमें एकात्मक लक्षण प्रभावी हैं, संघ के लक्षण कम है। और हम अभी यहां पर केसी व्हेयर साहब की बात कर रहे थे, तो केसी व्हेयर साहब ने ही एक बात यहां पर और भी कही है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। केसी व्हेयर साहब ने कहा था कि भारत के संविधान, भारत का संविधान है वो सिद्धांत में संघात्मक है लेकिन व्यवहार में क्या है, एकात्मक है। यानी संघ की प्रभाविता है लेकिन एकात्मक लक्षण क्या है, इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो प्रकृति कैसी है, प्रकृति में संघीय है संविधान लेकिन भावना में एकात्मक है। फिर कह रहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है? जी ऑस्टिन। ये जी ऑस्टिन साहब का शब्द है। इन्होंने कहा था कि भारत का जो भारतीय संघवाद जो है वो सहकारी संघवाद है, यानी राज्यों के सहयोग से, प्रांतों के सहयोग से संघ सरकारें चलती हैं, संघ सरकार के सहयोग से प्रांत चलते हैं। ठीक है, यानी आपस में जिस प्रकार से कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेशन का की भावना है, जिस प्रकार से एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही व्यवस्थाएं चल सकती हैं, वही व्यवस्था क्या कहलाती है? सहकारी संघवाद कहलाती है। किससे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विवरण। देखिए, संघवाद की एक प्रमुख विशेषताओं में यह विशेषता भी है कि संघ की अपनी शक्ति होती है और राज्यों की अपनी शक्ति होती है, यानी प्रांतों की अधिकारिता अपने स्थान पर है और संघ की अधिकारिता अपने स्थान पर। यानी संघ कहां तक काम करता है इसके लिए भी पूरा संविधान में व्यवस्था बनाई गई, वर्णन किया गया है, और राज्य कहां तक काम करता है इसके लिए भी पूरी व्यवस्था बनाई गई हुई है। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण ही संविधान की परिसंघीय व्यवस्था का लक्षण है। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? ठीक है, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो कह सकते हैं कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, वास्तव में संविधान के निर्वाचन नहीं बल्कि ये निर्वचन है। ठीक है, निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी संविधान की व्याख्या करने के लिए कौन है? फेडरल कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या है, तो आप एक लाइन में क्या कहेंगे कि संविधान के प्रावधानों की युक्त, यानी युक्ति मतलब विधि और युक्त मतलब अनुरूप, यानी संविधान के प्रावधानों की युक्त व्याख्या करना ही संविधान सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। अगर एक लाइन पूछा जाए आपसे तो, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पूछा भी जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अमेरिकी व्यवस्था में भी और भारतीय व्यवस्था, दोनों ही व्यवस्थाओं में संविधान की जो व्याख्या करने की बात कही गई है वो जो है उच्चतम न्यायालय का कार्य बताया गया है। ठीक है, तो ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष में कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? देखिए, अगर इन सब में तुलना, देखिए सभी तत्व महत्वपूर्ण है। अगर वैसे देखा जाए तो ध्वज है या राजधानी है या संप्रभुता है या फिर शासनाध्यक्ष है, इनमें सबसे मतलब देखा जाए तो सभी महत्वपूर्ण है। हाँ, राजधानी की बात थोड़ी हटा सकते हैं आप, शासनाध्यक्ष की बात थोड़ी हटा सकते हैं आप, लेकिन ध्वज और संप्रभुता दोनों ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर इन दोनों में तुलना की जाए तो हम क्या कहेंगे? संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यहां पर राज्य से मतलब है, ठीक है, कि अनुच्छेद 12 के हिसाब से राज्य मतलब अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 के हिसाब से, ठीक है, राज्य की बात की जा रही है यहां पर। तो संप्रभुता का मतलब हुआ भाई कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य अगर संप्रभु नहीं है
तो जाहिर सी बात है उस पर बहुत सारे प्रभाव पड़ेगा। और किसी भी राज्य की संप्रभुता को जो है राज्य का एक अनिवार्य, महत्वपूर्ण और एक ऐसा तत्व माना जाता है जिसके आधार पर वो कह सकता है कि हम अपने निर्णय लेने के लिए क्या हैं, प्रभुत्व संपन्न हैं, हम संप्रभु हैं, यानी हम अपने निर्णयों में किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रूप से क्या है, सक्षम हैं। ठीक है, तो यहां पर होगा संप्रभुता। किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, नहीं ढाला गया है। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप इसको कि संविधान के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है ना। किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? डॉक्टर अंबेडकर साहब। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का यह कहना था कि संविधान को हमने जिस प्रकार से संघ बनाया है उसमें हमने जो संघ की परंपरागत भावना है उस संघ की परंपरागत भावना से थोड़ा सा हम हट करके काम किए हैं। दरअसल किसी एक व्यवस्था में इस तरह से आपको बांध दिया जाए कि नहीं हूबहू वही व्यवस्था अपनाई जाए, नहीं। अगर हम संघात्मक व्यवस्था के सिद्धांत को हम उसी स्वरूप में स्वीकार करने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि नहीं, उस स्वरूप में स्वीकार करेंगे तो भारत शायद इतना अच्छा, भारत का संविधान शायद इतना अच्छा नहीं बन पाता। इसीलिए अंबेडकर साहब ने कहा कि हमने उस तंग ढांचे में नहीं ढाला है, बल्कि क्या किया है हमने उसको व्यापक स्वरूप और भारतीय परिवेश का व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए कुछ उससे अलग हट करके भी काम किया है। ठीक है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो वास्तव में संसदात्मक व्यवस्था का जो जनक माना जाता है, दो व्यवस्थाएं हैं पूरे विश्व में, आप जानते हैं, एक है अध्यक्षात्मक व्यवस्था और एक है संसदात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था का जनक, जिसमें कि जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वे सर्वा होता है, और संसदात्मक व्यवस्था जिसमें कि जो प्रधानमंत्री होता है वही मुख्य कार्यपालिका होता है। तो इन दोनों का जनक, अध्यक्षात्मक व्यवस्था का जनक अमेरिका को माना जाता है और संसदात्मक व्यवस्था का जनक ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है। ठीक है, ब्रिटेन को माना जाता है। अब इस संसदात्मक व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है, या ब्रिटेन के सेंस में कहें तो सम्राट होता है या साम्राज्ञी होता है, वो औपचारिक प्रधान के रूप में काम करता है। जैसे भारत में भी राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, औपचारिक रूप से प्रमुख होता है, लेकिन अनौपचारिक रूप में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ब्रिटेन में भी यह व्यवस्था है कि सम्राट या साम्राज्ञी की जो औपचारिक शक्तियां हैं उनका अनौपचारिक रूप से इस्तेमाल जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है वही करता है। तो फिलहाल संसदात्मक व्यवस्था किस देश में सबसे पहले आरंभ की गई? तो क्या थी? ग्रेट ब्रिटेन था। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। यानी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका यानी सरकार, जो कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका यानी सरकार जो है वो विधानमंडल यानी विधायिका, विधानमंडल यानी विधायिका, ठीक है, के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहां विधायिका संघीय स्तर पर राज्यसभा और लोकसभा होगी, ठीक है, लेकिन उसी को प्रांतीय स्तर पर देखेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद होगी, ठीक है, या जहां पर केवल विधानसभाएं हैं वहां केवल विधानसभा की बात कीजिए। और सरकार किसको कहते हैं? कार्यपालिका किसको कहते हैं? कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, यानी जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, यानी जो सरकार होती है उसमें जो मंत्रिपरिषद होती है ये क्या है? अस्थायी कार्यपालिका है। और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो नौकरशाही है हमारी, ये क्या है? स्थायी कार्यपालिका होती है। और अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका को मिलकर ही क्या बनाते हैं? क्या बनती है? सरकार बनती है,
ठीक है ना। इस सरकार का की जवाबदेही होती है किसके लिए? विधायिका के प्रति, यानी सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, इन सब का जवाब जो है वो विधायिका को देना पड़ता है। यानी जब संसद का सत्र चलता है तो वहां पर सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का पूरा वहां पर अवलोकन किया जाता है। यानी सरकार के कामों की, अच्छे बुरे कामों की वहां पर आलोचना भी की जाती है। सरकार पर विभिन्न प्रकार से जो है संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से दबाव भी बनाया जाता है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी बनी रहती है। और यही संसदीय व्यवस्था के, ठीक है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है। प्रमुख लाभ की बात करते हैं तो यही क्या है? इसका प्रमुख लाभ है। सरकार को जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि किस सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? सरकार को जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि किस सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? किस सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत के अंतर्गत। कह रहा है कि सरकार को जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को, भाई देखिए सरकार का क्या होता है? जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसको सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र, भारत में क्या है? संसदीय लोकतंत्र है कि एक क्रियाविधि किस सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत के अंतर्गत। अब ये सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि जो भी कार्य करती है सरकार, जो भी कार्यपालिका कार्य करती है, ठीक है, उन सभी कार्यों को विधायिका को बताएगी। सरकार तभी अस्तित्व में रहती है जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। किसी भी विधेयक पर सरकार की स्थिति क्या है, इसके आधार पर भी क्या होता है? उसके बहुमत का निर्धारण होता है, उसकी व्यवस्था का, उसके अल्पमत या बहुमत का निर्धारण होता है, उसकी कार्यप्रणाली का निर्धारण होता है। सरकार की जवाबदेही जो होती है वो सदन के प्रति होती है, उसके आधार पर होता है। और विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं का सरकार को सामना भी करना पड़ता है और सरकार इससे स्व नियंत्रित भी होती है। ये सारी जो है क्या है? लोकतंत्र की एक क्रियाविधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र यानी रिपब्लिक है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। यहां राज्य का अध्यक्ष का मतलब है राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष अभी हमने बताया था आपको, ब्रिटेन का एग्जांपल दिया था हमने आपको। तो ब्रिटेन में भी संस्थात्मक व्यवस्था है। मैंने भी कहा संस्थात्मक व्यवस्था का जनक ही ब्रिटेन ही है। लेकिन भारत की संस्थात्मक व्यवस्था और ब्रिटेन की संस्थात्मक व्यवस्था में एक प्रमुख अंतर यह है, क्या है कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, यानी जो राष्ट्रपति है, उसका भी निर्वाचन होता है, जबकि ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है, चाहे वो सम्राट हो या वो जो है साम्राज्ञी हो, उनका निर्वाचन नहीं बल्कि वह एक वंशानुगत पद है। तो अगर हम दोनों प्रणालियों की तुलना करें तो इस संदर्भ में देखा जाए अगर, तो भारत का लोकतंत्र ब्रिटेन के लोकतंत्र से अधिक समृद्ध माना जाएगा। ठीक है, बहरहाल जो रिपब्लिक है, हमारा जो गणतंत्र है, उसमें क्या है? भारत राज्य का अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होता है। भारत में प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। ठीक है, इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल, वास्तव में लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ही यही है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि कौन सी सरकार बनेगी, कौन सी सरकार नहीं बनेगी, सरकार कब तक रहेगी, सरकार कब तक नहीं रहेगी, जो कुछ भी है, यानी अपने कार्यकाल को वो पूरा करे, कार्यकाल के बाद पुनः उसको नए कार्यकाल के लिए चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा, इसका मूल स्रोत जनता ही है और जनता इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। जैसे लोकसभा यानी नई लोकसभा का गठन, पुरानी लोकसभा की समाप्ति के बाद नई लोकसभा का गठन यानी नई सरकार का चुनाव कौन करता है? जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ही होता है। और
यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है जो भारत के लोकतंत्र में है। वर्ष 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? वर्ष 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1935 का जो अधिनियम है उसे क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वास्तव में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि आप यह कह सकते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उस अधिनियम के लगभग प्रावधान आपके भारतीय संविधान में आज भी मौजूद हैं। उसके पीछे कारण था क्योंकि 1935 के अधिनियम के जो प्रावधान थे उन प्रावधानों से हम स्वतंत्रता से पहले ही अपने संविधान के निर्माण से पहले ही लगभग परिचित हो चुके थे। कह सकते हैं कि उसके हम हैबिचुएट हो चुके थे और वो हमारे लिए अच्छा था। और वो सब प्रावधान वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे में भारतीय संविधान के निर्माण में 1935 के अधिनियम ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम कह सकते हैं कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास क्या है? अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। ये किसने दिया है? ये भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये उसमें भी था और ये भारतीय संविधान में भी राष्ट्रपति की शक्तियों में, ठीक है, ये जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं उनमें भी ये अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अध्यादेश क्या होता है? व्यवस्था क्या है इसकी? थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। जब संसद का सत्र न चल रहा हो और सरकार को ऐसा लगता है कि किसी कानून की अत्यंत आवश्यकता है, उसको हम संसद के नए सत्र के लिए उसका इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में एक विधेयक का प्रारूप बना करके यानी उस नियम कानून का एक प्रारूप बना करके केंद्रीय मंत्रिमंडल उसका अनुमोदन करके वो राष्ट्रपति के पास ले जाता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह एक सामान्य नियम कानून की तरह लागू हो जाता है जैसा संसद नियम कानून पास करती, और वो जो नियम कानून है वो उसी समय से लागू हो जाता है। लेकिन इसका प्रावधान कब तक लागू रहेगा, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कई जगहों पर कुछ और भी चीजें लिखी गई हैं। उसका एक सामान्य मतलब जरूर समझा दे रहा हूं आपको कि जो भी आज मान लीजिए सपोज दैट कि हम आज जो है 16 की बात कर रहे हैं, 16 दिसंबर को कोई अध्यादेश लागू किया गया और मान लीजिए कि आज इस समय संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, तो क्या व्यवस्था बनाई गई उसकी कि नए संसद के सत्र के आरंभ के 6 सप्ताह के भीतर, नए सत्र के आरंभ के जब भी नया सत्र आरंभ होगा, और आप जानते हैं 3 सेशन आपके हैं, 3 सत्र हैं, तो और उनमें लगभग 4 महीने का आपस में गैप रहता है, लेकिन यह गैप किसी भी आधार पर 6 महीने ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो संसद के नए सत्र के आरंभ के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से इस अध्यादेश का पारित हो जाना आवश्यक है। संसद के नए सत्र के आरंभ के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा इसका पारित हो जाना आवश्यक है। ठीक है, अगर यह पारित हो जाता है तब तो यह सामान्य नियम उपनियम कानून के तहत ये यानी वैलिड रहेगा। अगर यह पारित नहीं होता है तो उसी अंतिम संसद के नए सत्र के आरंभ के 6वें सप्ताह के अंतिम दिन यह क्या हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये अध्यादेश की जो शक्ति थी उसको हमने आपको समझाया, और ये 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में लिया गया है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह ऐसा माना जाता है कि जो लिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन का भारत उपनिवेश था कह सकते हैं आप, तो हमने ब्रिटेन से संसदात्मक व्यवस्था को लिया है, ब्रिटेन से संसदात्मक व्यवस्था की बहुत सारी चीजों को लिया है, लेकिन लिखित संविधान ब्रिटेन का नहीं है।
लेकिन अमेरिका का लिखित संविधान है। ये अलग बात है कि सबसे छोटा संविधान है, लेकिन लिखित संविधान है। लिखित संविधान होना चाहिए। यह व्यवस्था हमने कहां से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। ठीक है ना? तो लिखित संविधान की अवधारणा कहां से आई? अमेरिका से आई। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। उद्देशिका क्या है? हम उद्देशिका को एक सेंट्रल आइडिया मान सकते हैं। जैसे हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए हम एक सेंट्रल आइडिया बनाएं, एक प्रमुख विचार बनाएं कि इन विचारों के आधार पर ही हमारे, या इस सिद्धांत के आधार पर ही आगे हमारे कार्य संपादित होंगे। तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उद्देशिका यही होती है। इसको हमने कहां से लिया है? अमेरिकी संविधान से लिया है। संसदात्मक शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? इसको हमने पहले डिस्कस कर दिया है। अभी कहां विकसित हुई? ब्रिटेन से विकसित हुई। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी कनाडा द्वारा। ठीक है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम यानी कनाडा द्वारा क्या किया हमने? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ। ठीक है? भारतीय संविधान राज्यों का, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ जो बनाया गया है, यह संकल्पना हमने अमेरिका से या कनाडा से ली हुई है। लेकिन हमारे दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जैसे अमेरिकी संविधान की बात करें, हम अमेरिकी व्यवस्था की बात करें, तो वहां राज्यों की अपनी नागरिकता है। वहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है? उनके राज्यों के अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमारे यहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। यानी हमारे राज्य की, हमारे जो है संघ के की संकल्पना है, जो राज्यों के संघ की संकल्पना है, वो अमेरिकी व्यवस्था यानी में राज्यों की संघ की संकल्पना से भिन्न है। ठीक है? भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कौन सी? समवर्ती सूची। 3 तरह की सूचियां बनाई गई हमारे यहां। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, ठीक है, और तीसरी है समवर्ती सूची। और तीनों में अंतर क्या है? संघ सूची के विषयों पर संघ को यानी केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, बशर्ते कि केवल सामान्य परिस्थिति में। अगर आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 प्रवर्तित है तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको? संघ को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, यह जो अधिकार प्राप्त हो रहा है संघ को आपातकाल की स्थिति में, वह आपातकाल की समाप्ति के 6 माह पश्चात समाप्त हो जाता है। यानी संघ द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाए गए जो कानून हैं वो आपातकाल की समाप्ति के 6 माह पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है? और समवर्ती सूची जो है हमारी, इस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार, यानी समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर दोनों के कानूनों में टकराहट की स्थिति आ जाए तो संघ का जो कानून होगा वही प्रभावी माना जाएगा। तो ये कहां से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? कहां से ली गई है? यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट हैं वो हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या? दरअसल भारतीय संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए और महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार दिए। बहुत सारे देशों की तुलना में हमने अपने नागरिकों को बहुत सारा अधिकार दिया, ज्यादा अधिकार दिया। लेकिन अधिकार देने मात्र से अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। वास्तव में अधिकार तब प्राप्त होगा जब उसी आधार पर सरकारें अपनी नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों को बनाएं। सरकार किस प्रकार की नीति बनाएगी, सरकार किस प्रकार के कार्यक्रम बनाएगी, इसको उद्देशित करने वाले, इसको निर्देशित करने वाले जो प्रावधान हैं उन्हें ही हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी राज्य यानी सरकारों को किस प्रकार से नियम, कानून, प्रक्रिया या शासन संचालन करना चाहिए, इसको अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के 51 तक में दिया गया है। ठीक है? ये प्रावधान क्या कहलाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। वास्तव में अगर सरकार इसी सिद्धांत के आधार पर काम करेगी तो ही राज्यों को मौलिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं।
कहां से लिया हमने इसको? आयरलैंड से लिया। राज्यसभा के गठन की प्रतिभा, अनुभव एवं देश, राज्यसभा के गठन की प्रतिभा, अनुभव एवं देश सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता उदाहरण से प्रभावित हुए थे। यानी जो राज्यसभा का गठन होगा उसमें किस प्रकार से प्रतिभाशील लोग, अनुभवशील लोग और देश सेवा में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, इसको हमने राज्यसभा का किस प्रकार से गठन होगा, इसको हमने कहां से लिया है? आयरिश गणतंत्र से लिया है। देखिए, आप जानते हैं भारतीय संविधान को कुछ लोग उधार का संविधान भी कहते हैं, या कह सकते हैं भारतीय संविधान को कुछ संविधानों की कॉपी भी कहा जाता है, या फिर भारतीय संविधान को विभिन्न संविधानों का सम्मिश्रण भी कहा जाता है। दरअसल कॉपी करना, सम्मिश्रण करना या उधार लेना कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते उद्देश्य क्या है आपका। दरअसल अगर किसी भी देश की व्यवस्था अगर अच्छी है और वह हमारे देश में अच्छी हो सकती है, या उससे हम नागरिकों को कुछ बेहतर दे सकते हैं, तो हमें ऐसी व्यवस्थाओं को किसी भी देश से हो लेने में कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं को नकलकर्ता भी कहा जाता है। नकलकर्ता भी बुरा नहीं है, अगर नकल की जा रही है लेकिन अकल के साथ की जा रही है, क्योंकि सही परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, तो भी उसको गलत नहीं माना जा सकता है। ठीक है, फिलहाल ये व्यवस्था कहां से ली गई? आयरिश गणतंत्र से ली गई। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ये पॉइंट हमारा पहले आ चुका है। संविधान के निर्वाचन के लिए, वास्तव में निर्वचन के लिए, ठीक है, क्या होगा यहां पर? निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ये स्टेटमेंट हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है सीमित सरकार। ठीक है, सीमित सरकार। अभी देखा होगा वर्तमान सरकार ने भी अपना एक फार्मूला दिया था स्टार्टिंग में कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जो है शासन करने में विश्वास नहीं बल्कि कार्य करने में विश्वास करे। सरकार अपनी शक्तियों का सदुपयोग करे, सरकार अपनी शक्तियों का जनता के हितों में प्रयोग करे। ठीक है, और यह शक्ति का जो प्रयोग है यह युक्त होना चाहिए, यानी संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही सरकार को कार्य करना चाहिए। ये जो व्यवस्था है वो सीमित सरकार की व्यवस्था कहलाती है। बाकी इसकी व्याख्या अपने हिसाब से और भी कुछ हो सकती है। भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? बहुत सारी विशेषताएं हैं जो ये बताती हैं कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है, यानी फेडरल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है ना, संघीय व्यवस्था में दो बातें हैं, एक तो संघ का न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलेंगे? केंद्रीय न्यायालय नहीं बल्कि संघीय न्यायालय कहा जाता है, फेडरल कोर्ट कहना चाहिए। हाँ, हम कभी कभी सेंट्रल कोर्ट भी कह सकते हैं, कह देते हैं, लेकिन वह एक सीमित अवधारणा है, सीमित व्याख्या है। क्या कहा जाएगा इसको? कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो क्या है? सुरक्षित है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी संघात्मक व्यवस्था का एक लक्षण है, और हमारे यहां न्यायपालिकी व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि इनको क्या किया गया है? काफी हद तक स्वतंत्र बनाया गया है, स्वायत्त बनाया गया है। जब हम न्यायपालिका पढ़ाएंगे, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे या अन्य कोर्ट पढ़ाएंगे, तो वहां हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे और आपसे बात करेंगे कि भारत की जो न्यायपालिका है वो किस किस प्रकार से काम करती है और किस हद तक वह स्वतंत्र बनाई गई है। ठीक है, त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श और कानून की एकरूपता में से कौन सी विशेषता केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, ठीक है ना, इन क्विक डिसीजन और फ्लेक्सिबिलिटी, बड़े देशों के लिए आदर्श स्टैंडर्ड और कानून यानी लॉ की एकरूपता में से कौन सी विशेषता केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है? दरअसल ये जो बड़े देशों के लिए आदर्श की बात की गई है,
इस व्यवस्था को, ठीक है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं माना जाता। दरअसल आदर्शात्मक व्यवस्था हमेशा आदर्शात्मक होती है, हमें उसके व्यवहारिक स्वरूप को समझना चाहिए। हम संविधान में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आदर्श बनाए गए हैं, आदर्श अच्छे होते हैं, लेकिन आदर्शों को आदर्श के रूप में ही स्वीकार किया जाता है, कभी कभी उसको हम व्यवहारिक स्वरूप में ढाल नहीं सकते हैं, तो इस विशेषता को अच्छा नहीं माना जाता है। एक संविधान संगत सरकार, एक संविधान संगत सरकार यानी संविधान के अनुरूप बनी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, विधि का शासन, ठीक है, वह सत्तावादी सरकार में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो वास्तव में जो सत्तावादी सरकार की अवधारणा है, ये क्या है? भारतीय राजतंत्र की व्यवस्था नहीं है, या भारतीय राजतंत्र के स्थान पर कह दिया जाए अगर भारतीय लोकतंत्र, ठीक है, कि नहीं है, तो वास्तव में सत्तावादी सरकार यानी ऐसी सरकारें जो केवल सत्ता में रहने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को आधार बनाए, वो, ठीक है, वो संविधान की विशेषता नहीं है, या कह सकते हैं भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार में किन्हें विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा? तो वास्तव में शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार, ठीक है, ये जो है, ये क्या किया जाएगा है, ये नागरिक अधिकार में अगर देखा जाए तो ये जो चीजें हैं विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के स्वरूप में माना जाएगा, ठीक है। अगर हम कानून का शासन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो कानून के शासन के हिसाब से शक्तियों का परिसीमन होना चाहिए, बिल्कुल सभी लोग कानून के समक्ष समान होने चाहिए। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व यानी सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व और जनता का सरकार के प्रति एक आदर सम्मान, ठीक है, और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ठीक है ना, में अगर हम देखा जाए तो शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार वास्तव में विधि के शासन के अनुरूप सही माने जाएंगे। अगला कह रहा है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार से मतलब है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यानी संवैधानिक सरकार का मतलब होता है कि जो ऐसी सरकार जो काम तो कर रही है लेकिन संविधान की सीमा के अंतर्गत रहते हुए, यानी संविधान क्या कहता है, संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की व्यवस्था क्या है, संघात्मक व्यवस्था क्या है, संविधान में सरकार के किन किन आदर्शों कर्तव्यों की बात की गई है, यानी संविधान को हाथों में लेके ना खेले, बल्कि कह सकते हैं या संविधान से ना खेले बल्कि संविधान के आदर्शों के अनुरूप रह करके कार्य करे, इसे क्या कहते हैं? संवैधानिक सरकार, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म में से सर्वोच्च कौन है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म में से सर्वोच्च कौन है? ठीक है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय सर्वश्रेष्ठ है? नहीं। संसद सर्वोच्च है? नहीं। धर्म सर्वोच्च है? नहीं। क्या सर्वोच्च है? वास्तव में अगर कुछ सर्वोच्च है तो है संविधान। संविधान सर्वोच्च है, संविधान के आगे सब कुछ फेल है, ठीक है ना, यानी संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। न्यायपालिका भी संविधान से चलती है, सरकारें भी संविधान से चलती हैं, व्यवस्थाएं भी संविधान से चलती हैं, यानी हमारे लोकतंत्र का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? संविधान है। हर्बर्ट साइमन ये लोक प्रशासन के प्रमुख चिंतक है जिन्होंने निर्णयन का सिद्धांत भी दिया था। पॉल एच एपलबी, इनको भारतीय शासन सुधार के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण नाम माना जाता है। सर जोसिया स्टॉर्म और हेनरी फेयोल में से कौन सा चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो दरअसल हेनरी फेयोल एक ऐसे चिंतक थे जो ये मानते थे कि लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों में काफी समानताएं हैं। जैसे हेनरी फेयोल साहब ने जो सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत दिया था, इन्हों को बोलते हैं पोक सिद्धांत, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग,
ठीक है, एक सिद्धांत इन्होंने ये दिया था, और प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे। प्रबंध के 14 सिद्धांत इन्होंने दिए थे। इसमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया था कि दरअसल कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं या बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो लोक प्रशासन में यानी सरकारी प्रशासन में और जो निजी प्रशासन होता है यानी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन सब में समान रूप से लागू होती हैं। ठीक है, तो वो थे हेनरी फेवल साहब। रिक्स, फ्रैंक मेरनी, एल्टन मेयो, ठीक है, एल्टन मेयो और गेबलर ऑसबॉर्न में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? वास्तव में रिक्स, ये कौन है? रिक्स, अगर साफ साफ नहीं दिख रहा तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, रिक्स साहब। रिक्स साहब एक ऐसे हैं जो विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। वास्तव में ये जो विकास प्रशासन की अवधारणा है इसको वीडनर साहब लेकर के आए थे। एक चिंतक थे, उनका नाम है वीडनर, ठीक है, और वीडनर साहब ही इस विकास प्रशासन की अवधारणा को लेकर के आए थे। फिर से यहां लिख दे रहा हूं मैं, कौन साहब? वीडनर साहब इसको लेकर आए थे। लेकिन अगर हम भारत की बात करें कि भारत में विकास प्रशासन कौन लेके आया था, तो ये थे यूएल गोस्वामी साहब। यूएल गोस्वामी साहब, ठीक है, ये साहब विकास प्रशासन की अवधारणा को लेकर के भारत में आए थे। और रिक्स साहब वो हैं जिन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात की थी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी। लेकिन ये इसी अपने तुलनात्मक लोक प्रशासन के आधार पर ही ये मानते थे कि अगर विकास प्रशासन की अवधारणा को सही प्रकार से समझना है या लागू करना है या प्राप्त करना है तो हमें तुलनात्मक बनना पड़ेगा, यानी व्यवस्थाओं की तुलना, प्रशासनिक संदर्भों की तुलना, परिस्थितियों की तुलना करके जो हमारे हिसाब से बेहतर हो हमें उसका चुनाव करना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान को देखा जाए तो भारतीय संविधान भी विभिन्न संविधानों की तुलना करने के बाद हमारी व्यवस्था के अनुरूप क्या होगा सही, उसको हमने अपनाया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। अच्छा, विकास प्रशासन क्या है तो जान लीजिए। विकास प्रशासन दरअसल एक अवधारणा है, और ये जो है एक ऐसी अवधारणा है जो ये बताती है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता कि आज हमने विकास कर लिया और ये मान लिया कि हमारा विकास हो चुका है, अब हमें आगे विकास की जरूरत नहीं है। जबकि विकास, भाई अगर हमने ये मान लिया कि हमारा विकास हो चुका, हम स्थिर हो जाएंगे, जो हमसे तेज चलना शुरू कर देगा वो हमसे आगे बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है विकास प्रशासन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम रिक्स की बात करें तो रिक्स साहब एक चीज और आगे कहते हैं कि विकास प्रशासन की अवधारणा को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब विकास प्रशासन के अनुरूप ही प्रशासनिक विकास करें। जब तक हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट नहीं हो। इसीलिए रिक्स ने विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में मुर्गी अंडे का संबंध बताया। जैसे मुर्गी है तो अंडा है, अंडा है तो मुर्गी है, उसी प्रकार से विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास भी हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम विकास प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रशासनिक सोच में, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, प्रशासनिक गतिशीलता में, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में, प्रशासनिक संदर्भों में, सब में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण संदर्भ थे, महत्वपूर्ण बातें थी इससे संबंधित जिसको हमने बताया आपको। ठीक है, तो ये था आज का राज्य व्यवस्था संबंधित टॉपिक। ठीक है, और अगले वीडियो में हम फिर संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आएंगे। थैंक यू।